इंडिया टीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव में एक और सेशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन कितनी बदली है यह बड़ा सवाल है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कहा गया कि यह सब कुछ बदल देगी। सोचने का तरीका, शिक्षा और रोजगार के बीच का फासला और भविष्य की सोचने की क्षमता भी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी बड़ी गेम चेंजर कैसे है? हमारे साथ दो मेहमान हैं, वो इस पॉलिसी को न सिर्फ फॉर्मुलेट करने में शामिल रहे हैं बल्कि इंप्लीमेंट करने में भी उनकी भूमिका है। मैं आपका तारुफ करवाता हूं, जीएस राजपूत जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर पूनम वर्मा जी हैं, प्रिंसिपल हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की। तो शुरुआत सर आपसे करना चाहता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में हम सब आपके बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर कोई चर्चा कर रहा है। अगर मैं आपसे उनके 3 फीचर्स पूछूं, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्यों हम इससे इतनी उम्मीद करें? हम इसलिए उम्मीद करें क्योंकि मैं मानता हूं कि 20वीं सदी जो थी वो कहते ना पेस ऑफ चेंज की थी। इट वाज ए सेंचुरी ऑफ चेंज। बहुत बड़े परिवर्तन हुए, आप सब लोग जानते हो। लेकिन 21वीं सदी क्या है? ये है सेंचुरी ऑफ पेस ऑफ चेंज, तेजी की है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप नहीं जानते हैं कि 6 महीने बाद वो क्या क्या और हमें दे सकता है। कहीं पर भी कोई अनुमान नहीं। इसलिए ज्ञान पर जाना पड़ेगा। वी आर क्रिएटिंग ए नॉलेज सोसाइटी। वही देश आगे बढ़ेगा जिसकी कॉग्निटिव कैपिटल लगातार बढ़ती रहेगी। इसलिए इस पॉलिसी में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो हैं, आगे की तरफ देखिए और जो भी अपनी नीति है, जो भी आपका अध्ययन है, उसको अपने लोगों से जोड़िए, अपनी संस्कृति से जोड़िए, कल्चर से जोड़िए। दुनिया भर में ये माना जाता है, एजुकेशन वर्ल्ड ओवर it is accepted that it must be related to culture, tradition of knowledge quest and committed to progress. इस तरह की चीजों के आधार पर यह शिक्षा बनी है। ज्ञान समाज के लिए बनी है, परिवर्तन को समझने के लिए बनी है, अपनी संस्कृति और अपने आधार से लगाव के लिए बनी है। और गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़की खुली रखूंगा, लेकिन ऐसा न हो कि कोई मेरा घर ही उजाड़ दे। इतना कोई झंझावात आए तो हम नए ज्ञान में भागीदारी करेंगे। और हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और कब होगी? जब नई शिक्षा नीति भविष्य को ध्यान में रखेगी। भविष्य में क्या होना है? भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी है। हम 1968 की शिक्षा नीति में एक बात कहते थे टेक्नोलॉजी की, फिर हमने कंप्यूटर की बात की 86 में, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वो दुनिया हमारे सामने है, तो हमें आराम करने का वक्त नहीं है। ये नीति बनाती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज वन ऑफ द पिलर्स इन दिस एजुकेशन। लर्निंग टू बी, मुझे क्या बनना है, ये इसका एक पिलर है। लर्निंग टू नो एंड लर्निंग टू डू तो है ही है। इसी के आधार पर ये नीति बनाई गई। एक इस नीति पे ही मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहता हूं। एडोलेसेंट नॉलेज जो पहले 6 साल से पहली क्लास होती थी, अब 6 प्री नर्सरी और प्री स्कूलिंग एजुकेशन को लेकर एक सोच है। माना गया, रिसर्च बताती है कि बच्चे का 80% विकास जो है, लर्निंग एबिलिटी वाला विकास है, वो 7-8 साल तक हो जाता है। तो कैसे उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस किया गया है? और ये लर्निंग सिर्फ ABCD गिनने या गिनती गिनने तक सीमित ना होकर कैसे वाइडर रखा गया है इसके एस्पेक्ट? ये शिक्षा नीति में लिखा है कि 85% विकास 7-8 साल तक हो जाता है। और इसीलिए हमने पूरी स्ट्रक्चर बदल दी। हमारी पहले स्ट्रक्चर क्या थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, 10+2+3, 10 साल 1 से लेकर के 10 तक जरूरी था, सबके लिए कंपलसरी था। अब हमने क्या किया है? हमने 3 साल के बाद शुरू किया है कि प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग,
जो फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयारी करानी आवश्यक है। अब वो चीज है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो इसी का आधार लिया है कि बच्चे के जब विकास हो जाता है, अगर अध्यापक धीरे से देखे कि इस बच्चे की रुचि क्या है, तीसरे चौथे साल में ये तो आप पता लगा ही सकते हैं कि ये पेंटर बनना चाहता है, ये कविता लिखना पसंद करता है। इन 3 साल में आपको अंदाज लग जाएगा। दुनिया में वही देश जहां शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात सही है, जहां शिक्षक विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचि को समझ सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ सकता है, वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने 3 से लेकर के पहले 3 साल जो बात होगी वो इसी पर होगी। और इसीलिए दुनिया भर में माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक कौन होता है। हम वैसे सामान्य भाषा में कहते हैं प्राइमरी का अध्यापक होता है, या जो प्रारंभ करता है। और ये चीज अगर हमने स्ट्रेंथन कर ली तो हमारे आगे हमें कोई समस्याएं नहीं होंगी। जिस देश की स्कूल की शिक्षा ठीक से हो गई वो देश आगे बढ़ गया। अगर समय हो तो मैं एक उदाहरण दे देता हूं जो हर बच्चे को जानना चाहिए। दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक अपमानित और ध्वस्त देश कौन सा था? जापान था। जापान। और 1955-56 जो मैंने देखा है छोटे बच्चे के रूप में, जब कोई शहर से अच्छा कोई सामान लाता था और टूट जाता था तो लोग कहते थे जापानी माल है, बेकार है। ये रेपुटेशन थी जापान की। और 1985 में क्या हुआ? द बेस्ट प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम जापान। हाउ दे प्लान दिस ट्रांसफॉर्मेशन? दे डिसाइडेड we will go to primary school teachers and tell them you are the makers of the future of my country. We will trust them. नई शिक्षा नीति में ये पक्ष आते हैं, कितने उभरते हैं, आप लोग कितना इसका प्रचार प्रसार करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। अगर हमारा अध्यापक ये मान ले कि मैं भविष्य का निर्माता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं एनसीईआरटी का डायरेक्टर रहा हूँ, एनसीटी का चेयरमैन रहा हूँ, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, लेकिन मेरा सबसे आनंद का क्षण वो है जो मैंने पढ़ाने में बिताया है। जब मेरे विद्यार्थी जिनके सामने अनेक कठिनाइयां थी, मेरे एक वाक्य कहने से उनके जीवन का रास्ता बदल गया, वो मेरी उपलब्धि है। गांधी जी ने लिखा था कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, और ये आप ध्यान से सुने, कि यदि तुम एक व्यक्ति का जीवन संवार सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। अध्यापक के रूप में मैं सैकड़ों का जीवन संवार सकता हूँ। जिस दिन भारत का अध्यापक इस बात को आत्मसात कर लेगा, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सफल हो जाएगा। नई शिक्षा नीति। हमारे साथ पैनल में कॉलेज की प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है। पूनम जी, आपसे सवाल यही है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉलेज को कैसे बदल देगी? और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पढ़कर बच्चा आएगा वो तो आपके पास 10 साल बाद पहुंचेगा, अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है। आप कैसे तैयार हैं? कॉलेज एजुकेशन को कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदलेगी? First of all, I want to thank India TV for giving me this opportunity. एक मुझे अवसर दिया गया कि मैं आपके पास आऊं और हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है उसके बारे में हम बातचीत करें। तो पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरा, मुझे खुशी हो रही है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, दे मे बी इन कॉलेज, आप लोग शायद मोस्टली कॉलेज में हैं जी। ओके, तो आप तो इसके थ्रू एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो रहा है। सो दिस विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म कि आप हमें ये भी बता सकें कि आपको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं। सॉरी, मैं आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल इसीलिए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल के लिए यूज कर रही हूं। तो पहली बात तो ये कि 2020 में ये एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ज्यादा बोलूंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उधर ही है। एंड फॉर्चुनेटली ये एजुकेशन पॉलिसी में जो जो बदलाव आए उसकी मैं एक हिस्सेदार थी, क्योंकि हम ही लोगों ने, जब आप लोगों का कोविड चल रहा था तो हम लोग उस दौरान अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स कर करके इसको एक स्ट्रक्चर की शेप में दिया। एंड मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शायद एक पहली यूनिवर्सिटी थी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू यूनिवर्सिटी कि हमने 2022 में इसको इम्प्लीमेंट किया। देखिए, 2 साल हमें भी लग गए एक स्ट्रक्चर को बनाने में।
एक आया था पेपर, फिर हमने उस पे ऊपर वर्क किया और कैसे हमने इसको अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स थे उसमें किस तरह से ढाला, उसके लिए हम लोगों ने मेहनत करी। जैसा सर ने पहले कहा कि 2020 नहीं, ये 2021 सेंचुरी के लिए हमें प्रिपेयर करने के लिए, या मैं तो कहूंगी कि लाइफ लॉन्ग प्रिपेयर करने के लिए ये पॉलिसी बनी गई है। इसके सबसे अहम फीचर्स तो ये है कि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। वो फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर मैं कॉलेज में आऊं और पहले साल के बाद भी मैं जाना चाहूं, निकलना चाहूं, मुझे लगता है मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो मैं जा सकता हूं। पहले क्या होता था, एक साल आपने किया तो बस बर्बाद कर दिया। अब एक आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा, आपने 2 साल के बाद छोड़ा तो आपको एक डिप्लोमा तो मिलेगा, 3 साल के बाद तो आपको डिग्री मिलेगी ही, और चौथे साल के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर मैं उसमें कहूं तो कॉन्टेक्स्ट में, हमें एक ऑनर्स की डिग्री विद स्पेसिफिक थिंग, या मैंने किसी प्रोजेक्ट में किया है या मैंने कोई अपनी रिसर्च पर किया है, और चौथा तीसरा जो बहुत अहम है, एंटरप्रेन्योरशिप पे। इन चीजों को अगर हमें डिग्री में दिया जाए तो मुझे एज अ स्टूडेंट भी खुशी होती है, और जो लेता है, जो हम लोग करते हैं जिसके लिए मेहनत, उनके लिए होती है। जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि अगर मैं साइंस का सब्जेक्ट में अपने कोर डिसिप्लिन में पढ़ रहा हूं तो मैं एक जेनरिक इलेक्टिव्स के माध्यम से मैं साइकोलॉजी भी पढ़ सकता हूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ सकता हूं। आप इन सब में, इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। अब ये तो हुआ एस्पेक्ट्स हमारी डिग्रीज में, यानी कि मेरे अगर रुझान जो है साइंस के अलावा मेरे को इकोनॉमिक्स में भी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, और अगर मैं इकोनॉमिक्स कर रही हूँ तो अगर मुझे फिजिक्स में भी कुछ करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, उसमें कोई रोक नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हम में से किसी को नहीं थी, एटलीस्ट हम तो ये कह सकते हैं जो यहाँ बैठे बिल्कुल, हैं। पहले सेगमेंटाइजेशन था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी। बिल्कुल। तो ये सेगमेंटेशन तोड़ना कितना आसान या कितना मुश्किल है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब तक पढ़ने आए हैं, तो जब एक नया स्ट्रक्चर आता है तो पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है नए स्ट्रक्चर को बनाने के। और ये मैं बता दूं, हम लोगों का जो एज एकेडमिशियंस, हम लोग जो टीचर्स थे ना सर, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास कि आप बदलाव ही नहीं करते, सिलेबस चेंज ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वही पढ़ाना चाहते हो जो आपने पढ़ा था, आगे चलते गए। मगर इसको हमने सबसे पहले गलत प्रूव किया जब हमने दिखाया कि टीचर्स में सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी। हम ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में आए। अब आप मानेंगे, कोविड ओवरनाइट हमें बोला गया कि आप ऑनलाइन, जो कि बहुत मुश्किल था हम सबके लिए, बड़ा ट्रांजिशन था जो कर पाने में कामयाब रहे आप। तो एक तो हमें ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी में, दूसरा एक हमने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस करे हैं जिनको हम कहते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस, और कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज जो हम लोगों ने ऐड किए। ये 2-2 क्रेडिट्स के हैं, और आप स्पोर्ट्स फॉर लाइफ ले सकते हैं एज वैल्यू एडेड कोर्सेज, आप हैप्पीनेस के ऊपर ले सकते हैं। आई मीन ऐसे कल्चर कम्युनिकेशन के ऊपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर आप ऐसे वैल्यू एडेड कोर्सेज ले सकते हैं। स्किल एनहांसमेंट, आप वेब डिजाइनिंग के ऊपर कुछ कर रहे हैं, आप एक्सेल शीट के ऊपर कुछ और एडवांस में कुछ करना चाहते हैं, ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। एक और माध्यम जो है इंटर्नशिप बच्चा अगर करता था, स्टूडेंट अगर करता था, तो उसका कहीं रिकॉग्निशन नहीं होता था। ठीक है, उसकी वैल्यू एडिशन उसके रिज्यूमे में हो रही है, मगर वो क्रेडिट्स में ऐड नहीं होता, ना क्रेडिट्स में है, ना कहीं रेफरेंस पॉइंट है, कहीं उसका नहीं होता था। उसको भी हम लोगों ने एज पार्ट ऑफ योर अर्निंग क्रेडिट्स दे दिया है। जो आपने बात की उसी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैम ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, स्किल और नॉलेज, मगिंग वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, पढ़ाई वर्सेस कढ़ाई। तो कैसे उस मगिंग वाले फॉर्मेट को छोड़कर हम आगे बढ़े हैं, कैसे स्कूल एजुकेशन में स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, जानते होंगे, सम्मान से जानते होंगे, उनका कुछ पढ़ा भी होगा। उन्होंने एक बात कही थी जो इस शिक्षा नीति में आपको ढूंढनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है तो ईश्वर उसको 2 वरदान देता है, और आप याद रखिएगा दोनों। ये वरदान है पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन।
और गुरुदेव को शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं थी, तो उन्होंने कहा हमारी शिक्षा व्यवस्था इन दोनों को कुंद करती है, इट इम्पीड्स बोथ ऑफ दिस। और जो शिक्षा प्रणाली इन दोनों को प्रचारित करने दे, बढ़ने दे, उसमें सहायता दे, वही बात मैडम ने अभी कही। तो निश्चित रूप से क्या होगा, अगर आपके पास आइडियाज हैं, इमेजिनेशन है, वैचारिकता है, संकल्पना है, तो इसको समझाने के लिए मैं जब लेक्चर देता हूं तो 2 शब्द और जोड़ देता हूं। आपको 2 वरदान और मिले हैं, जो पहले 2 से ही निकलते हैं। क्यूरियासिटी, जिज्ञासा। आप में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर जिज्ञासा न हो। कोई ऐसा बच्चा आपने नहीं देखा होगा जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी अवश्य होगी। और हम जब 1968 की पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते थे, या आज स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, तो हम उसी बात को कह रहे हैं कि आप विचार आपके प्रखर हों, आपको इमेजिनेशन प्रखर हो, जिज्ञासा आपके पास आएगी, तो आपका कुछ क्रिएट। सर, आपने वर्ड इस्तेमाल किया क्यूरियोसिटी। स्कूलों में सवाल पूछने पर आपत्ति होती थी, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी सवाल पूछना जो हमारी आदत है, क्या वो बच्चों में कल्टीवेट कर पाएंगे? क्योंकि बच्चों को तो कहा जाता है जो टीचर ने बता दिया चुपचाप सुनो, याद करो और लिख के आ जाना। देखिए, क्या हम ये कल्टीवेट कर पाएंगे? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं एनसीटीई का पहला चेयरमैन था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हमने एक सिलेबस बनाया, करिकुलम बनाया, सिलेबस। उस समय तक मैं ये समझ चुका था जो गुरुदेव ने कहा, इसका रास्ता क्या है, आप टीचर तैयार करो पहले, वो उसको प्रश्न पूछने दे, वो उसकी सृजनात्मकता को विकसित करे, जो वो बनाकर लाया उसको देखे। इसलिए टीचर एजुकेशन में प्रोजेक्ट वगैरह कराने का और कैसे कराया जाए वो बहुत आवश्यक है, उसको लाया गया है। असल में मैं 1 मिनट में और कहना चाहता हूं, शिक्षा नीति में कुल मिलाकर 4 शब्द याद रखिए, जिनको हमने समझने की कोशिश की है। पहला है कौन पढ़ाए। अगर सबक मिल जाए तो नीतियां सफल होती है, अन्यथा नहीं होती है। फिर क्या पढ़ाए, पाठ्यक्रम ठीक है या नहीं है, जो काम एनसीटी करती है और विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करते हैं। फिर कैसे पढ़ाएं, द पेडागॉजी ऑफ टीचिंग। उसमें अगर इन 4 शब्दों का ध्यान रखा जाए, आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, तो वो पेडागॉजी सबसे बड़ी अच्छी पेडागॉजी होती है। और चौथी बात है जो पहले नंबर पर मुझे कहनी चाहिए थी, वो है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में मैं कितना जानता हूं, उसकी इच्छाओं को कितना जानता हूं, उसकी एस्पिरेशंस को कितना जानता हूं, उसकी रुचियां कहाँ है, वो क्या बनना चाहता है, वो किस तनाव में है। ऐसा तो नहीं है कि उसे कविता करना पसंद है और पिताजी कहते नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। उसमें अध्यापक ही मदद कर सकता है, अध्यापक ही मदद कर सकता है। वहां आपकी मैम भूमिका आती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि एंट्रेंस टेस्ट तो बहुत होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट का एक कोई चलन नहीं है। डॉक्टर के पास बीमारी हो तो बच्चे को लेकर जाते हैं, लेकिन कभी किसी टीचर के पास इस सवाल को लेकर नहीं गए कि क्या आप बता सकते इस बच्चे का किस दिशा में एप्टीट्यूड है। वो तो सोच हमारे समाज में है ही नहीं, तो उसको कैसे कल्टीवेट किया जाए और टीचर की उसमें भूमिका क्या हो? देखिए, टीचर की भूमिका तो हम लोग सबसे पहले एक स्टूडेंट को, एक जो चाइल्ड जो उनके पास आता है, बेशक स्कूल में हो या कॉलेज में हो, हमें उसको सबसे पहले, जैसे सर ने कहा, कि उसकी एस्पिरेशन समझें। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप अपने दिल से क्या चाहते हैं, वो एक एनवायरनमेंट दीजिए बच्चे को कि वो अपना खुल के बात करे। ये प्रॉब्लम हम सबके साथ है, और ये हम उसको ना जनरेशन गैप कह देते हैं कि यंगस्टर्स समझते नहीं है ओल्डर पीपल को क्या चाहिए, ओल्डर पीपल समझते नहीं है, और हम इसका नाम दे देते हैं जनरेशन गैप। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, आई मीन आई एम नॉट रेफरिंग टू टीचर्स अलोन, बिकॉज ये जॉब हमें एज पेरेंट्स भी करना है और एक टीचर्स भी करना है। दीज आर द ओनली 2 लेवल्स जहां पर ये जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग माइंड हैं,
वो इंटरैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि एस्पिरेशन समझो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उससे खुल के बात करो, एक एनवायरनमेंट दो, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत तो यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर से होती है मैम। सर ये तो हमारा माइंडसेट, ये तो प्रॉब्लम हमारी है ना, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, society. प्रॉब्लम एज अ सोसाइटी। हाउएवर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने कुछ हद तक इसको एड्रेस किया है। अब एक CUET का एग्जाम होता है, उसके अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट मेंशन करी गई है कि हमें इस एग्जाम में ये पेपर्स हम लेंगे। अब जो मैंने लास्टली पढ़ा था कि NTA ने ये भी बोल दिया कि अगर मैंने साइंस नहीं पढ़ी है और अगर मैंने CUET का एग्जाम साइंस में लेना चाहूं तो वो मैं ले सकती हूं। हाउएवर it is still up to the university to accept this or not. I am not too sure दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ऐसा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर मैं हाँ, क्योंकि बेसिक साइंस की अगर 12th तक नहीं नॉलेज होगी तो उस लिबर्टी का भी क्या करेंगे हम। करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, किस हद तक, तो वो थोड़ी सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कह सकती हूँ ओपनली कि हम लोगों में थोड़ी एकेडमिक एरोगेंस भी है। अरे भैया साइंस नहीं पढ़ी तो कैसे पढ़ लेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री जानता नहीं, कैसे करेगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानता। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, बट आई एम नॉट टू श्योर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने हद तक होगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम्स हम 2 रन करते हैं जो बहुत सॉट आफ्टर हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, दीज आर वेरी सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स और हमने उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि आपको मैथ्स जरूर पढ़ा होना चाहिए। अब जो बड़े क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हमारे पास मेल्स आती हैं, पूछते हैं मैंने मैथ्स 12th में नहीं पढ़ा, क्या आई विल बी अलाउड टू टेक द एग्जाम। ये CUET के माध्यम से ये हो सकता है कि भाई आप मैथ्स का एग्जाम दे दो और अगर उसके अंदर उसके मार्क्स कुछ इतने आ गए हैं और उसका मेरिट बनता है तो उसको एडमिशन दे दो। मैं ये मानती हूं कि मैथ्स पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो 3 साल का प्रोग्राम है या 4 साल का प्रोग्राम है उसमें बड़े क्वांटिटेटिव पेपर्स होते हैं और अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको मुश्किल होगी, फिर वो फेल होगा, वो कहीं से ट्यूशन लेगा और एक स्ट्रगल करेगा। तो हम उस काम को आसान करने के लिए एक प्री रिक्विजिट रख देते हैं, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये जो फॉर्मूला NTA ने किया है, हो सकता है उससे हम लोग भी एट द यूनिवर्सिटी लेवल में बदलाव करें। सर, एक क्रिटिसिज्म जो होता है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का होता है कि आपने 3 लैंग्वेज सिस्टम किया, मातृभाषा को आपने इंक्लूड किया, लेकिन आप हिंदी थोप रहे हैं। ये कहां तक राजनीतिक है और कहां तक जमीनी सच्चाई है? देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं कहूं तो शायद अच्छा न लगे कि मुझे हंसी आती है अज्ञानता पर। 3 लैंग्वेज फार्मूला 1968 की कोठारी कमीशन की पॉलिसी के आधार पर बना था, संसद ने उसे स्वीकृत किया था। उसके बाद हमारी एक शिक्षा नीति 86 में बनी, 92 में रिवाइज हुई, उसमें मैं भी भागीदार था मिनिस्ट्री में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, और अब हम 2020 में कर रहे हैं। सन 2000 में NCERT ने करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, इनमें किसी में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई चेंज नहीं हुआ है? कोई चेंज नहीं हुआ है, और कहीं पर कोई एक भाषा थोपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे बड़ा अचंभा है कि कैसे इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग, इतने महत्वपूर्ण लोग इस चीज को जानने का प्रयास नहीं करते और केवल अपने विशिष्ट कारणों से विरोध करते हैं। देश के हित में ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है इस देश में, और कोई फार्मूला बनाना हमारे बच्चों के हित में नहीं होगा। और मैं ये भी कह दूं कि हिंदी के लिए अब किसी को बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी लोग खुद सीख रहे हैं। जिन प्रांतों में हिंदी में बोलना अलाउड नहीं था, वहां भी आप जाइए और आराम से हिंदी में बात। तमिलनाडु में हमने हिंदी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं। हाँ, राजा जी ने दक्षिण प्रचार हिंदी सभा राजा जी ने प्रारंभ की थी, और राजा जी ने ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक काम किया था। वो आज भी वो सभा काम कर रही है। मैम, कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हमें लैंग्वेज पढ़ना मैंडेटरी है, मगर उस लैंग्वेज में कहीं नहीं है कि हम हिंदी ही पढ़ेंगे। हिंदी ABCD है,
वो डिपेंडिंग अपॉन आपने कहाँ तक हिंदी पढ़ी हुई है। उसके अलावा अगर मैं तमिल, नेपाली, जो जितनी 18 लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल में लिखी हुई हैं, वो बच्चा कोई भी लैंग्वेज ले सकता है। हिंदी की कोई मैंडेटरली ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक तो ये बात हो गई, तो आपको समझ में आ सकता है कि हाउ मिस इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग पास्ड ऑन। सेकेंडली, this is researched, well documented, that the more number of languages you know, your cognitive ability उसी के संग positively correlated जी, है। आपकी सीखने की क्षमता, लैंग्वेज आपकी सीखने की बिल्कुल। क्षमता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको सर मैं ये भी बता दूं कि कैलिफोर्निया जैसी स्टेट में इन्होंने अब हिंदी को एक फॉरेन लैंग्वेज का दर्जा देकर स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। पहले चाइनीज और ऐसी लैंग्वेजेस होती थी, ओके, स्पेनिश, फ्रेंच, बट हिंदी को भी एक दर्जा दिया गया है फॉरेन लैंग्वेज का। मुझे लगता है कि हम लोग जरा ज्यादा पॉलिटिसाइज करते हैं इस चीज को। एक आप हिंदी को, जो कि इतनी बड़ी नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर उसको बातचीत में इस्तेमाल कर रही है, तो व्हाई नॉट मेक इट, आई मीन आई एम नॉट सेइंग मेक इट मैंडेटरी, बट गिव इट अ चॉइस, गिव इट चॉइस देने में क्या आपत्ति? एब्सोल्युटली, एंड द मोर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यू लर्न, द बेटर यू विल बी। तो कुल मिलाकर जो नेशनल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो आपको ऑप्शन देती है। डेमोक्रेसी जो हमारी इनहेरेंट है, वो एजुकेशन में डेमोक्रेसी लेकर आ रही है। कॉलेज लेवल पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। सबको इंतजार है कि कब ग्रासरूट लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहुंचे, और उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक बजट भी होगा, क्योंकि कोठारी कमीशन ने 6% करने के लिए कहा था। आज भी हम 3.1% पर खड़े। चुनौतियां हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी इन चुनौतियों को पार पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। आपने हमारे लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।